Good morning, sir. Good morning. Satellite वाला तो सही कर दिया था। देखिए कल एक लैडर प्रॉब्लम दिया था। यहाँ पे आपसे पूछा था कि ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको निकालना था। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कांस्टेंट रिलेशन निकालूं, ये 37 तो ये भी 37, ठीक है। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, 8। ये 53, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा बीबी, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बीबी cos 53 should be equal to 8। तो यहाँ से बीबी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये बीबी की वैल्यू आ गई, मेरे को तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करना। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बीबी sin 53, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब मेरे को बी को रेस्ट पे करना है। अगर मेरे को बी को रेस्ट पे करना है तो इसको मैं उल्टा करूंगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वीवी साइन 53 की वैल्यू निकालेंगे। 32/3। 32/3, तो इसको उल्टा करके इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 32/3, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को तो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेलोसिटी से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 6 + 32/3 डिवाइडेड बाई आर, ये आ जाएगा ओमेगा ए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल किया था हम लोगों ने, 2 पार्टिकल लिए थे ऐसे, एक इधर मूव कर रहा था, एक इधर मूव कर रहा था। मेरे को सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मतलब है, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी को देखूंगा। क्लियर है सबको, कैलकुलेशन सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही है। अगर डाउट है तो बोलिए, फिर से बताऊं। सागर क्लियर है? यस सर। आशु
Yes, sir. नोट कर लिया? चलिए जनरल केस ले हम लोग। मैंने कहा कि एक रॉड है, इसको यहाँ पे मैंने हिंज पे कर दिया, ठीक है। और ये रॉड आपका इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है विद ओमेगा, ठीक। इसमें 2-3 पॉइंट्स ले लीजिए। मैंने कहा कि एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है और एक पॉइंट आपका सी, ठीक है। मैं इसके रेस्पेक्ट में ये आपका R1 पोजीशन पे है, ये R2 पोजीशन पे है और ये R3 पोजीशन पे। आपको निकालना है ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ओमेगा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी। निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। हो सकता है आपको ये सुनने देखिए, आपको एक रिलेशन ये पता है कि V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है सर्कल में, ठीक है। और V क्या होता है, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस वाले पॉइंट पे अगर पार्टिकल है तो मैं कहूंगा कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक। मैंने कहा कि पार्टिकल अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो ए पॉइंट होगा उसकी वैल्यू होगी R ओमेगा। ये क्लियर है? इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी R ओमेगा। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाएगी। यहाँ पे अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करूं, इसको सिंपल ये देखिए, ये जो ए पॉइंट है इसको एक पार्टिकल मान लीजिए, ठीक है। ये पार्टिकल क्या करे, सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करे, भूल जाइए रॉड पे, ठीक है। और जो बी पॉइंट है वो भी इसी के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। और जो सी पॉइंट है वो भी इसके अबाउट आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। यही हो रहा है ना, रॉड है, रॉड मूव कर रहा है तो तीनों पॉइंट्स मूव कर रहे हैं। तो ये तीनों अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो मैं कहूंगा कि तीनों क्या कर रहे हैं, सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर, ठीक। अब अगर मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो v इज इक्वल टू R ओमेगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना। इसके लिए R कितना है, R1 इंटू ओमेगा, ठीक है।
अगर मैं बी पॉइंट पे आऊं तो बी पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा R2 इंटू ओमेगा। सिमिलरली सी पॉइंट R3 इंटू ओमेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई R। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो सबसे पहले मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा उसको रेस्ट पे करूंगा। ओ तो देखिए रेस्ट पे है, हिंस्ड किया हुआ मैंने। ठीक है, तो ओ तो पहले से रेस्ट पे है। ठीक, अब अगर मैं ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, V परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर कितना है R1 ओमेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई R। ओमेगा आ गया। ठीक, ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, बी परपेंडिकुलर कितना है R2 ओमेगा डिवाइडेड बाई R2। ओमेगा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ये भी ओमेगा आएगा। ओमेगा ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा उसको मेरे को रेस्ट पे करना है। तो सिंपल सा वेक्टर क्या कहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो मेरे को ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है तो मैं ए की वेलोसिटी को उल्टा करूंगा और इसको किस में ऐड कर दूंगा, बी में। तो अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा R1 ओमेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 इंटू ओमेगा, ये होगा ना रिजल्टेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा R2 माइनस R1 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना R2 माइनस R1। ठीक है, तो R2 माइनस R1, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये भी ओमेगा आ गया। ओमेगा ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी, मेरे को बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है तो बी को उल्टा करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। बी को आपने उल्टा किया तो कितना हो जाएगा R2 ओमेगा, इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा R3 माइनस R2 इंटू ओमेगा, R3 माइनस R2 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई R3 माइनस R2। क्लियर है? अब देखिए इस एग्जांपल से कंक्लूजन क्या निकला। इस एग्जांपल से कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट से का ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट्स विल बी सेम। आगे समझ में? कंक्लूजन को याद रखिएगा। ये तभी पॉसिबल है अगर ये तीनों की तीनों रिजिड बॉडी पे, सेम बॉडी पे। ये वाली छुट्टी हो गई। कंक्लूजन लिख लीजिएगा। अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो रिजिड बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट्स का ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट विल बी सेम, और उसकी वैल्यू क्या होगी ओमेगा की, जितने से रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन कर। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक है। Yes, sir. डिस्कशन ऑन एक्सीलरेशन
इन सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं डेरिवेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी पार्टिकल है आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। पार्टिकल ए पोजीशन पे था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद पार्टिकल बी पोजीशन पे पहुंच गया। ये पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर के रिस्पेक्ट में। मैंने मान लिया कि सेंटर पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। अब मैंने कहा इसका जो रेडियस है वो आर है, आर इसका रेडियस है। हम लोग पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर मैंने कहा कि ओरिजिन, इसको ओरिजिन मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए सर्कल को भूल जाइए। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट यहाँ पे है। तो हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन से यहाँ पे मैं एक एरो मार्क करूंगा तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है? आर वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल जो बना रहा है ये थीटा है, ठीक है। तो इस आर वेक्टर को मैं लिखूंगा कैसे? वेक्टर का बिल्कुल बेसिक हम लोगों ने यहीं से किया था। अगर ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये कंपोनेंट ए एक्स आई कैप और ये कितना हो जाएगा? ए बाई जे कैप। याद आ रहा है? तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आर वेक्टर को मैं कैसे लिखूं? पोजीशन वेक्टर अगर मेरे को लिखना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। यहां तक क्लियर है? तो मैंने पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा? मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा, सबसे पहले एक दो चीजें पे और आता है। सिर्फ वेक्टर का रोल है यहाँ पे, ठीक। इस डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ई आर कैप, ठीक। तो यूनिट वेक्टर में कैसे निकालूंगा? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? रेडियस के इक्वल है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड आर है। आर कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो ये आया cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरे को इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ये था, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इस वेक्टर को अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, मेरे को 80 कैप मिल जाएगा, है कि नहीं? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ई आर कैप को
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं तो मेरे को ईटी कैप मिल जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ईआर कैप को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। ठीक, इसलिए मैं +90 लिखूंगा या -90? +90। ठीक है, ईआर कैप तो ये था, मेरे को ईटी कैप चाहिए, तो ईटी कैप क्या करूंगा, इसमें +90 कर दूंगा तो मेरे को ईटी कैप मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, cos 90 प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस cos थीटा। ये दो चीजें मिल गई आपको। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए और इसको एज ए क्वेश्चन लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कोई वेक्टर है, उसको अगर मेरे को रोटेट करना है तो नया वेक्टर क्या होगा, तो एक अलग तरीका है नए वेक्टर निकालने का। ऊपर कुछ नहीं है, हेडिंग है। आशु, अर्जुन, सागर, मीनाक्षी, वीडियो क्यों ऑफ रखा हुआ है? हो गया। ये डायरेक्ट मत लिखिएगा, रीजन जरूर लिखिएगा कि आपने यह कैसे किया है। इसको एज ए क्वेश्चन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन वेक्टर में पूछे गए हैं। नोट कर लिया? मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। कीजिए फटाफट।
2 बार डिफरेंशिएशन करना है, मेरे को एक्सीलरेशन चाहिए। बोर्ड पे मत देखिएगा, मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में कीजिए, फिर फाइनल आंसर मैच कीजिएगा, डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों को। देखिए फाइनली यही आ रहा है, बता रहा। देखिए इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। ठीक, मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। मैंने थीटा को टी सपोज किया था तभी तो ये लिखा, तो मेरे को थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही चेन रूल होता है ना, क्योंकि मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। ठीक, अब डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ पे भी ओमेगा आया, यहाँ पे भी ओमेगा आया, तो ओमेगा को आप लोग क्या ले लेंगे, कॉमन, तो ओमेगा बाहर आ गया। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन में जो v की इक्वेशन आपने लिखी है, इसमें कौन कौन वेरिएबल है, ओमेगा भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। एक बार मैं क्या करूंगा, आर ओमेगा को कांस्टेंट रखूंगा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो यही किया है, आर ओमेगा को कांस्टेंट रखा है, इसको डिफरेंशिएट किया। सेकंड स्टेप में मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा और आर ओमेगा को डिफरेंशिएट करूंगा। रेडियस तो कांस्टेंट है, तो रेडियस को बाहर ले लिया। डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आपने ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, और सिमिलरली साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। उसी तरीके से कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ए कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये टर्म यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बता। आज का लेक्चर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए बॉदर मत कीजिएगा, आखिरी में जो कंक्लूजन करवाऊंगा उसको याद रखना है आप, कंक्लूडिंग पार्ट। नोट कर लिया? अब देखिए, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये क्या था? cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ई आर कैप, ठीक है। तो आपने इसकी जगह लिख दिया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप, ठीक है, प्लस माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप ई टी कैप, ठीक है, प्लस आर अल्फा ए टी कैप। अब इसको ये एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक, ये नेट एक्सीलरेशन आ रहा है सर्कुलर मोशन। यहां पे अगर मैं सर्कुलर मोशन में आऊं, पार्टिकल एंटी प्रॉपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने कहा कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, ठीक। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के देखिए दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक आपका क्या है माइनस ई आर कैप के डायरेक्शन में, माइनस ई आर कैप हुआ ना, ई आर कैप का डायरेक्शन क्या था? आउटवर्ड, तो माइनस ई आर कैप का मतलब क्या हुआ? इनवर्ड। एक एक्सीलरेशन आपका इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और दूसरा एक्सीलरेशन क्या है? ईटी कैप के डायरेक्शन में, मतलब कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो जो अंदर की तरफ आ रहा था इसको मैंने कहा एसी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा था इसको मैंने कहा एटी। अगर मैं एसी का कंपोनेंट देखूं तो एसी का कंपोनेंट कितना है? ई आर कैप का कोफिशिएंट आर ओमेगा स्क्वायर, तो एसी का कंपोनेंट कितना है? आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से एटी कैप का कोफिशिएंट कितना है? आर अल्फा, इसका मतलब एटी की वैल्यू क्या है? आर अल्फा, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको वी स्क्वायर बाई आर में लिख सकता हूं, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपके पास दो एक्सीलरेशन आ गए। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो एक्सीलरेशन होंगे, एक आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो कि हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होता है, और एक होगा आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब ये देखिए जो आपने ये आर अल्फा लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या था? डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने कहा 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड हो गई ना। तो यहाँ पे अल्फा, ये मैं सिंपल कहूं जो 80 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो 80 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब मैं सिंपल इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, ये जो आपने 80 और AC लिखा है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? स्पीड। स्टार्टिंग क्लास में बताया था,
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, अगर स्पीड वेरी कर रहा है तब 80 आएगा, इसके कारण 80 आता है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए AC आएगा। आया समझ में? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहेगा। अभी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में होगा, इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ठीक, अब अच्छा यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बता। नोट कर लिए? अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब AT की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब AC तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, AT या AC फॉर सर्कुलर मोशन? AC लिख लीजिए। Centripetal acceleration is a necessary condition for a body to perform a circular motion. नोट कर लिया? अब सिंपल हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्सीलरेशन मिल रहा है, एक तो आपको AC मिल रहा है और एक आपको AT मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा इन दोनों के कहीं बीच में होगा, A नेट। ठीक, तो A नेट का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड लिखना है तो A नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AT बाई AC। इसको याद रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा। नोट कर लिया? चलिए ट्रू और फॉल्स बताइएगा। इज
acceleration is necessary for circular motion. True or false? Is angular acceleration is necessary for circular motion? false, सेकंड वाला फॉल्स है, फर्स्ट वाला ट्रू है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं एनेट की बात कर रहा हूँ तो एनेट में 80 और 80 दोनों आता है। जब भी सिंपल एक्सेलरेशन लिखा हो इसका मतलब हम लोग एनेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एबी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन एसी तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन में एटी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ एसी हो सकता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स? so true, क्यों? सोच के बताइए क्या लिखा so true, कंसंट्रेट कीजिए। तो फॉल्स होगा क्योंकि so true, मैग्नीट्यूड नेट में तो दोनों एक्सेलरेशन आएंगे ना, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रखा। तो एनेट का मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा क्या? टेंजेंशियल में अल्फा आता है वो 0 हो जाता है तो एनेट इसी पे डिपेंड करेगा। ये सिंपल dv अपॉन dt, ये तो मैं v का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ ना। v का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैं यहाँ पे ये क्या लिख रहा हूँ? स्पीड। स्पीड अगर चेंज होगी तो मेरे को क्या मिलेगा? 80। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि मैं दोनों चीजों को देखूंगा। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मेरे को dv अपॉन dt क्या मिलेगा? 0। एनेट कभी भी 0 हो सकता है क्या सर्कुलर मोशन में? नहीं sir, नहीं, तो ये क्या है? फॉल्स। अगर मैं एनेट ये लिखता, एनेट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू dv ओवर dt मैग्नीट्यूड, ये ट्रू स्टेटमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका ट्रू है और फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है। बताया तो स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को 80 मिलता है, ना कि एनेट मिलता है। सर हम्म, सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए, अल्फा वाला सेकंड। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? सर 0। 0। तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन होती है? नहीं, नहीं। बस इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। नोट कर लिया? पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, 3 केस ले रहे हैं।
मैंने कहा कि पार्टिकल ए पोजीशन पे है और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये, ठीक है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। पार्टिकल ए पोजीशन पे है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। पार्टिकल ए पोजीशन पे है और स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो तीनों केस में एटी का डायरेक्शन निकालें, तीनों केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। सर लास्ट केस में तो 80 0 हो जाएगा। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो 80 0 है सारे केस। यहाँ पे देखिए स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर स्पीड को इंक्रीज करना है तो मेरे को इसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में, तभी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है। इसका मतलब एटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक। इस वाले केस में मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा तभी स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में एटी देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबको? बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा और फोर्स। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सिर्फ एटी को मत देखिए, एसी भी होगा इसमें। एसी तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, एसी तो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता सर्कुलर मोशन में। पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एटी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए और एसी क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए नेट इस डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। क्लियर है? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है सबको? आपको ए नेट निकालना है आफ्टर 2 सेकेंड। इधर आइए दोनों सामने, तो देखता भी रहूंगा। वो बैग में सजाना है क्या? ऐसे ही बैग में।
और अभी हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे सब एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जैसे पहले आपको जो थ्योरी बताई थी वो आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज मैं बताते हैं और इससे ध्यान रखिएगा, लिख लिया है किसी कॉपी में कि आप जो क्वेश्चन करेंगे 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा सब आपके एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट ईयर तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें। नीट में इस करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। Root 257 by 4. कुछ ऐसे ही आएगा। देखिए ए नेट निकालना है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर और AT इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। तो R की वैल्यू तो आपको दी है 1 मीटर, अल्फा की वैल्यू 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर मेरे को कितने टाइम पे निकालना है 2 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 2 पुट करें मतलब ये कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे को AT की वैल्यू तो मिल गई। अब मेरे को AC निकालना है, AC तो आपका ओमेगा पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा अपॉन dt, तो यहां से डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt इंटीग्रेट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 0 पे डी ओमेगा अल्फा की वैल्यू 2t स्क्वायर, t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू किसी भी टाइम t पे ओमेगा की वैल्यू ओमेगा, ठीक। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू t2 by 3, 2 by 3 into t2, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे कितने टाइम पे निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 into 2 16 by 3 रेडियन पर सेकंड। ये आपने ओमेगा निकाल लिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी r ओमेगा स्क्वायर मतलब कि 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, AC की वैल्यू आ गई। और A नेट कितना होता है आपका अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सॉरी अल्फा रेडियन। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. देखिए अभी एंगल लिखवाया था tan थीटा,
इज इक्वल टू AT बाई AC, यही था ना? ठीक है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 37, tan 37 की वैल्यू 3/4। AT क्या लिखते हैं हम लोग? R अल्फा, और सॉरी AT बाई AC, और AC क्या लिखेंगे? R ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर 3/4। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए, अल्फा निकालिए, ओमेगा निकालिए। सिंपल क्वेश्चन, अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन dt। डी ओमेगा अपॉन dt करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2t, मतलब कि 4t स्क्वायर। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2/3 सेकेंड। नोट कर लिया? चलिए इसको सॉल्व कीजिए, मैं ही करूँ। बताइए, सेम क्वेश्चन है, वहां पे टाइम पूछा था, यहाँ पे आपसे एंगल पूछा। है 45 डिग्री। गलत। सही है। ये होगा ना? ठीक है, अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 2t, ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ओमेगा अपॉन dt इज इक्वल टू 2t। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे 0 ओमेगा है, और t इज इक्वल टू कितने पे निकालें? 2 सेकेंड पे, ये ओमेगा है। तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। तो 2 कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर का मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 4। और टी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 2 सेकेंड, तो 1/4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स। सर मेरा आ गया था। ठीक है,
नोट कर लिए? नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आ सकता है। आपको ओमेगा दिया हुआ है थीटा के टर्म में, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। जा रहा है आपका? अर्जुन क्या आ रहा है? सर बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है सर, तो आगे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। आशु, 2। सागर, किसी का नहीं आया? याद कीजिए एक्सेलरेशन को हम लोग dv ओवर dt या तो सिंपल v dv अपॉन dx लिखते हैं ना। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन को d ओमेगा अपॉन dt या ओमेगा d ओमेगा अपॉन d थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करूंगा? ये वाला। तो यहाँ पे ओमेगा d ओमेगा अपॉन d थीटा, इसको अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट थीटा, मतलब कि 1 अपॉन रूट थीटा। ठीक है, इनटू ओमेगा करना है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रूट थीटा इनटू 1 अपॉन रूट थीटा। ओमेगा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट आ गई। तो मैंने 2 बोला था। अच्छा, नहीं मेरे को सुनाई नहीं दिया। सर एक बार फिर से बता दो। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये समझ में आया? यस सर। डी ओमेगा अपॉन डी थीटा ये होगा, ये आया समझ में? यस सर। तो बस इनटू ओमेगा कर दिया, आ गया आंसर। वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा की। आगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए।
आपको दिया है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। v क्या है स्पीड और s क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन AC and A net at t is equal to 1 second। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और आप लोग हमेशा जो भी एक लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले अपने डाउट पूछिए प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, कि हाँ कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको वैसे ही मत छोड़िए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक थैंक है, यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।